नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। आज सुनवाई होगी दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट आपके सामने। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर आज होगी सुनवाई कोर्ट में। आज दोपहर 3 बजे ये सुनवाई होगी। सुनवाई तक वाराणसी कोर्ट को कोई भी आदेश देने से रोका। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सुनवाई के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे या फिर क्या प्रोसेस है जो कि आगे बढ़ेगा। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर लगातार जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इसको लेकर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई और दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई आज कोर्ट में होगी। सुनवाई तक वाराणसी कोर्ट को कोई भी आदेश देने से रोका गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं ज्ञानव्यापी मामले को लेकर। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर आज जो होगी कोर्ट में सुनवाई दोपहर 3 बजे ये सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और देखने वाली बात ये रहेगी कि इस सुनवाई में क्या कुछ खास रहता है। चलिए, बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है जहां पर निर्माणाधीन स्कूल में एक सरिये का पिलर कभी भी धराशायी हो सकता है। निर्माणाधीन कक्ष आपको बता दें कि यहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। भूकंप अवरोधी कक्ष खतरे में, स्कूल के छात्र। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हमीरपुर से इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्माणाधीन स्कूल में एक सरिये का पिलर कभी भी धराशायी हो सकता है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा भूकंप अवरोधी कक्ष और खतरे में स्कूल के छात्र। तो अपनी जान खतरे में डालकर छात्र पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। निर्माणाधीन स्कूल में ये लापरवाही देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा भूकंप अवरोध कक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हमीरपुर से। ये बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि निर्माणाधीन स्कूल में एक सरिये का पिलर जो है कभी भी धराशायी हो सकता है। निर्माणाधीन कक्ष, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा भूकंप अवरोधी कक्ष। खतरे में स्कूल के छात्र, खतरे में अपनी जान डालकर स्कूल के छात्र पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हमीरपुर से ये बड़ी खबर। निर्माणाधीन स्कूल में कभी भी गिर सकता है पिलर। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा भूकंप अवरोधी कक्ष। बड़ी खबर हमीरपुर से आपके सामने। निर्माणाधीन स्कूल में एक सरिये का पिलर कभी भी गिर सकता है। छात्र यहां पर अपनी जान जोखिम में डालते हुए पढ़ने के लिए आने को मजबूर हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, हमीरपुर की तस्वीरें हैं। कभी भी धराशायी हो सकता है निर्माणाधीन कक्ष। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा भूकंप अवरोधी कक्ष। खतरे में स्कूल के छात्र। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। निर्माणाधीन स्कूल में एक सरिये का पिलर कभी भी धराशायी हो सकता है और छात्र जो हैं वो अपनी जान खतरे में डालकर यहां पर पढ़ाई करने के लिए आने को मजबूर हैं। खबर अब मथुरा के वृंदावन से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस्कॉन के प्रेसिडेंट श्रीवत्स दास का पर्स बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस श्रीवत्स दास का पर्स गुम होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। श्रीवत्स दास का पर्स एक ई रिक्शे में छूट गया था, जिसकी सूचना चौकी रमण रेती में दी गई। पुलिस ने ई रिक्शे को सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रेस कर
पर्स को जब्त किया। पर्स से पुलिस को 50,000 रुपए, अंगूठी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, इस्कॉन के लाइफ मेंबरशिप के कार्ड के साथ ही कई सामान मिले हैं। इस्कॉन के प्रेसिडेंट का पर्स गुम हो गया था, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस पर्स में काफी कीमती चीजें थी, अंगूठी थी, 50,000 रुपए कैश थे, इसी के साथ कई कार्ड भी थे। पर्स ई रिक्शे में छूट गया था। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पर्स को ढूंढने में कामयाब रही पुलिस। तो पर्स से कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। इस्कॉन के आपको बता दें कि इस्कॉन के प्रेसिडेंट का ये इनका गुम हो गया था, जिसकी शिकायत की गई थी। चलिए सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ई विधान प्रशिक्षण मामले को लेकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने के बारे में हमेशा जोर दिया है और प्रदेश सरकार ने विगत 5 वर्षों के अंदर तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को जोड़ने, डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज उसके उत्साहवर्धक परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के इस कार्यक्रम को वन नेशन वन एप्लीकेशन की भावना को चरितार्थ करते हुए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का आज यहां पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा के कर कमलों से शुभारंभ किया है। वास्तव में उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित आप सभी माननीय सदस्यगण सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा में आप सब एक निर्वाचित सदस्य के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शासन की बनने वाली योजनाओं के बारे में और शासन के द्वारा बनाई गई योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए आपकी बड़ी भूमिका होती है और मुझे प्रसन्नता है कि अन्य दिनों में भले ही हम लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात कहते हों, लेकिन ई विधान कार्यक्रम शुभारंभ के अवसर पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी स्वयं आप यहां पर पधारे हैं और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी भी इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित होकर के इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर अपनी शुभेच्छा भी दिए हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक योगदान भी दे रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद दूंगा। वे यहां पर आए हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना की है। विश्वास व्यक्त करते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई को इस सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए और इस तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करते हुए हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सभी लोग मिलकर के कार्य कर पाएंगे,
क्योंकि विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्न आलोचनात्मक जरूर होते हैं, लेकिन बहुत बार उन आलोचनात्मक और अगर वह तथ्यपरक आलोचना है तो अब बहुत सारे कार्यों को भी सजगता के साथ और सुलभता के साथ आम जनमानस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और इस दिशा से सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के अगर 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता है। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा उन्हें कि आज उन्होंने इस मंच के साथ शेयर करके अपने आप को ई विधान के साथ जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्ष के अंदर अनेक कार्यक्रम हुए। हमने 2 वर्ष पहले ही पेपरलेस बजट भी इसी माननीय सदन में हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया था और उस समय भी मैंने माननीय सदस्यों के मन की इस पीड़ा को देखा था कि वास्तव में हम लोग क्या वन नेशन वन एप्लीकेशन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज वह सपना साकार हुआ है जब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के साथ ही हमारी पूरी की पूरी ये विधानसभा ई विधान के रूप में बदल करके माननीय सदस्यों के कार्य को और भी सहज और सरल बना दी है। अब आपको बहुत मोटा बैग लेकर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बार होता था कि माननीय सदस्य जब सदन में आते थे तो अपने एक सहायक को साथ में लेकर के चलते थे और बहुत बार तो इस बात को लेकर के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बकझक होती थी कि साहब मेरा बैग लेकर के अंदर तक मेरा सहायक आए। मुझे लगता है कि ई विधान के बाद आपका कार्य और भी सरल होने जा रहा है, लेकिन तकनीक में पारंगत होना, तकनीक को सकारात्मक भाव के साथ लेकर के और प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। तकनीक को आम जनमानस के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसका प्रशिक्षण और फिर उसका अधिकाधिक सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अगर हम सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेंगे इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन 2 वर्ष के बाद फिर से यहां पे प्राप्त हो रहा है। जनवरी 2020 में आप यहां पर एक कार्यक्रम की जिससे इसी सदन में संबोधित करने के लिए आए थे, जब तमाम विधानमंडलों से जुड़े हुए माननीय पदाधिकारी और स्पीकर्स यहां पर उपस्थित होकर के कैसे हमें संसदीय कार्य प्रणाली को और भी मजबूत बनाना है, इस दिशा में एक स्वस्थ परिचर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। 17वीं विधानसभा इस दिशा से बहुत समृद्धशाली रही। यद्यपि 2 वर्ष का कार्यकाल हम लोगों का वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते हुए उसके प्रबंधन में व्यतीत हुआ, लेकिन उस संकट के दौर में भी, चुनौतियों के बीच में भी कैसे रास्ता बनाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में न केवल सरकार ने बल्कि विधानसभा ने भी अपने को इस सत्र बाधित नहीं होने दिया। हां, ये जरूर रहा कि हम लोग जो सदन की स्ट्रेंथ थी उतने मान्य सदस्यों को एक साथ यहां नहीं बिठा पाते थे।
हमने वर्चुअल जुड़ने की भी परमिशन दी है। जो बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, इसी बात के लिए उस समय भी स्थापित किए गए थे कि हम इस स्क्रीन का उपयोग कर सकें और कोई मान्य सदस्य जो 60 साल से ऊपर का है, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, अगर वह चाहे या अस्वस्थता की स्थिति में है तो वह चाहे तो वर्चुअली भी जोड़ करके सदन की कार्रवाई का में भागीदार बन सकता है। और उस समय भी सदन का कार्य हो सकता है कि हमने सदन की कार्यप्रणाली को नियमित चलाया। हां, उसकी अवधि को सीमित किया गया, लेकिन सदन तब भी चला। सरकार ने अपनी सारी गतिविधियों को चलाया, कोविड प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने का प्रयास किया। उस चुनौती से जूझते हुए आज हम लोग एक नई विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 18वीं विधानसभा का गठन होना और 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही ई विधान लागू होना और उसके प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम। कल मैं स्वयं यहां पर आया था, मैंने पूरे सदन का अवलोकन किया था, मान्य सदस्यों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी देखा। और मैं आप सभी मान्य सदस्यों से भी अपील करूंगा, 128 नए सदस्य आए हैं। पुराने भी मान्य सदस्य बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको अब तक ये लगता रहा होगा कि हो सकता है कि इसकी प्रशिक्षण की आवश्यकता हमारी नहीं, यद्यपि हमारे यहाँ ई कैबिनेट पहले से है। हमने ई बजट 2 वर्ष पहले ही प्रदेश में यहां लागू कर दिया था। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम तकनीक से भागे ना, उसको अंगीकार करें, हां उसका पिछलग्गू भी ना बने। क्योंकि बहुत बार होता यह है कि हम फिर जहां पे पब्लिक से इंटरेक्शन होना है, जनता के बीच में जाना है, फील्ड विजिट हमारे होते रहने चाहिए, क्षेत्र का विजिट होते रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि क्षेत्र विजिट के लिए आप भी ये मान लें कि अब हम वर्चुअल ही सबसे संपर्क करके काम चल लेगा। जनता से संवाद के लिए आपको प्रत्यक्ष जाना ही होगा। और नहीं तो वर्चुअली जड़ने की बात तो फिर जनता भी उस समय चुनाव के समय यही कहती है कि आप वर्चुअली वोट भी ले लेना। तो वह स्थिति कम से कम विधानसभा के मान्य सदस्यों के साथ नहीं जुड़ सकती है। हम उसके पिछलग्गू न बने, लेकिन हां अपनी सुविधा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग अगर हम करना प्रारंभ कर देंगे तो कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में बढ़ा है, एक जो नया विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता ने आप सब में व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं और पूरा देश और देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर जिन संभावनाओं को देख रहा है, इन संभावनाओं को सभी लोग मिलकर के अच्छे ढंग से आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप। तो आप देख रहे थे किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, क्या कुछ फॉर्मेट है और प्रदेश सरकार किस तरीके से प्रयासरत है प्रदेशवासियों को तमाम सुविधाएं प्रदान कराने के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और विधायक आजम खां 812 दिन बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खां की रिहाई का आदेश देर रात सीतापुर जेल प्रशासन को मिला और आपको बता दें कि आजम खां सुबह 8:06 पर जेल से बाहर आए। आजम खां की रिहाई की खबर पर उनके समर्थकों की भीड़ सुबह 5 बजे से ही जेल गेट के पास जुटने लगी थी। आजम खां के बड़े बेटे अदीब आजम सबसे पहले जेल पहुंचे। इसके बाद आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां के साथ एसपी के विधायक आशु मालिक भी सीतापुर जेल पहुंच गए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव भी सुबह 7 बजे सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खां की रिहाई को लेकर जेल गेट पर कई थानों की पुलिस लगाई गई। आजम खां की रिहाई को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा।
शहर में हो रही बिजली कटौती और चुनाव के दौरान तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के वादे पर सपा के विधायकों का भारी संख्या में कैस्को मुख्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी और सीसामऊ के इरफान सोलंकी के द्वारा बेतहाशा बिजली कटौती से उत्पन्न समस्याओं के लिए ऊर्जा मंत्री को संबोधित। आपको बता दें कि यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली की दरें हाफ करने का वादा याद दिलाते हुए शहरी क्षेत्रों का बिजली का दाम आधा करने को लेकर कहा गया। धरना दिया है जो कानपुर शहर में बिजली की कटौती चल रही है। पूरे शहर में त्राहिमाम मची है, कहीं आती है कहीं नहीं आती है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, सड़कें टूटी हुई हैं। ये तो वही कहावत हो गई, अंधेर नगरी और चौपट राजा। हमारे राजा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इल्म नहीं है कि कानपुर शहर में क्या क्या हो रहा है। शायद इसी आंदोलन से आपके द्वारा उनके पास जब वीडियो पहुंचेगी तो वो शायद देखे और हमारे कानपुर का क्रियाक्रम बदलने का काम करें, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए। इस शहर में बिजली कटौती अपने चरम पर है। इसके पहले 10 साल में इतनी कटौती नहीं हुई होगी। फॉल्टें हो रही, रिपेयरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सूचना नहीं है। बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ चुकने के बावजूद सुविधा नहीं मिल पा रही है, और इसके बावजूद एक तरफ कटौती, दूसरी तरफ छापेमारी हो रही है। कटिया पकड़ी जा रही है अंडरग्राउंड बिजली में। भाई अंडरग्राउंड लगाई क्यों थी? अगर कटिया ही पकड़ी जानी तो चलिए अब खबर लखनऊ से है, जहां बढ़ती गर्मी के साथ ही लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। 7 साल में पहली बार ऐसी हालत हुई है कि जेठ के महीना शुरू होने से पहले ही तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। अप्रैल में भी गर्मी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तेज धूप के साथ ही गर्म हवाएं लोगों को बीमार कर रही हैं। हीट वेव में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। वहीं अस्पतालों में हीट वेव के साथ ही साथ आपको बता दें कि डायरिया, त्वचा रोग और ब्लड प्रेशर के मरीज भी बढ़ रहे हैं। सभी अस्पतालों की ओपीडी में भीड़ लोगों की देखी जा रही है। चलिए अब खबर कानपुर से है, जहां बीते दिन उर्सिला अस्पताल में तीमारदार और नर्सें आमने सामने आ गई। तीमारदारों ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के बाद पैसों की डिमांड की मांग की गई और पैसे न देने पर नर्सों और वार्ड बॉय ने अभद्र व्यवहार किया। काफी देर चले हंगामे के बाद अस्पताल की नर्सें और तीमारदार कोतवाली थाने पहुंच गए। वहीं अस्पताल में भर्ती अन्य महिलाओं ने बताया कि यहां हर चीज का पैसा लिया जाता है और अगर पैसा देने के लिए मना करो तो यहाँ का स्टाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। पहले ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट में सब फ्री होता है, पर यहाँ एक एक चीज में पैसा हम लोग से मांगा जाता है। 100 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 10 दे दीजिए। ये देखिए आपके पास सबूत डस्टबिन भी होगा तो ये लोग हम लोग से मंगवाती हैं और कहती जाके वहाँ पे फेंक के आइए। आज सुबह बेडशीट चेंज करने आई, बोली है कि आप अब बेड पे बैठना जाने और इनका इलाज नहीं होगा यहाँ पे। ये सब नर्सों ने यहाँ पे बोला। लखनऊ की विशाल दुबग्गा नवीन मंडी में अनाज और सब्जी की जगह अवैध शराब की बिक्री हो रही है। गेट नंबर 2 पर सुबह से ही अवैध शराब का धंधा शुरू होने के साथ आरटीओ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्षेत्र पत्रकार ने दुबग्गा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद अवैध रूप से शराब बेचने वालों की भनक लग गई। मौके पर पुलिस तो पहुंच गई, लेकिन पुलिस काउंटर का ताला तक नहीं खुलवाया। पत्रकार कहता रहा कि सर काउंटर के अंदर भी शराब है लेकिन चेक नहीं की गई। लेकिन उप निरीक्षक फिरोज आलम सिद्दीकी ने क्षेत्र पत्रकार को ये कहते हुए खानापूर्ति कर दी कि बाद में देख लेंगे, जब दोबारा बेचेगा तो कार्रवाई करेंगे। चलिए अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।